हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज जो वेक्टर में जो टॉपिक है वो डॉट प्रोडक्ट है। पता है आप लोग को कि वेक्टर को जो है मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डॉट प्रोडक्ट है। ध्यान रखो, डॉट प्रोडक्ट आज हम लोग को पूरा करना है, इसलिए वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एकदम मस्त तरीके से जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, हर कॉन्सेप्ट पे जो है आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा ताकि पूरी बात एकदम अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो बढ़िया से जो है एकदम लेक्चर देखोगे, इसका नोट्स बना लोगे और फिर जब भी जो है एग्ज़ाम जो आएगा तो उसमें जो है इतना ही चीज़ को अगर तुम पढ़ करके जाते हो तो एकदम अच्छा परफॉर्म करोगे। वहाँ उम्मीद है कि लगभग लगभग क्वेश्चन जो है आपसे वो बन जाएगा। तो देखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। हेडिंग लगाओगे डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान रखो, डॉट प्रोडक्ट के नाम से थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। डॉट प्रोडक्ट इसके नाम से थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। स्केलर प्रोडक्ट का भी यूज करता है, लेकिन ध्यान रखो कि ज़्यादातर केस में जो है वो किसका यूज करेगा? डॉट प्रोडक्ट का यूज करेगा। इसलिए दोनों नाम ध्यान रखना है। ठीक है, मेन होता है कि जैसे मान लो कि दो वेक्टर हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है मान लो बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, ये चीज हम मान लिए कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हम लोग मान लिए कि थीटा जो है वो कैसा एंगल है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अब अगर इसका हमको डॉट प्रोडक्ट पूछेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताइए, एक दो लिखने का तरीका ध्यान रखोगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक तो है कि इतना बड़ा लैंग्वेज लिखो। दूसरा तरीका क्या है कि इतना नहीं लिख करके इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। क्वेश्चन भी जो पूछेगा ना तो वो ऐसे नहीं लिखेगा, लिखेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। गुना नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखो। क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पढ़ने का तरीका देख लोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और ये बराबर ध्यान रखोगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में होता है कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब देखो, मैग्नीट्यूड जो है, ए के मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका होता है कि ए वेक्टर के दोनों साइड मॉड लगा दो, यानी कि ए वेक्टर के साथ मॉड लगा दो। ये मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका है। या दूसरा होता है कि वेक्टर हटा करके सिंपल ए लिख दो, ये भी मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है। जैसे अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा सिंपल क्या है? बी लिख दो। ये भी किसको दिखाने का तरीका है? मैग्नीट्यूड को। इसलिए देखोगे कि इसी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्मूला को लिख देता है। ए के मैग्नीट्यूड को लिख देगा ए, बी के मैग्नीट्यूड को लिख देगा बी, और इनटू में कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। हर एक टर्म को समझोगे। ए क्या है? ए वेक्टर का जो मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। और थीटा देखोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का क्या है? एंगल है। अब जब भी ए डॉट बी पूछेगा तो हम लोग को तीन चीज चाहिए। एक तो ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, एक बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और साथ में दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अगर ये तीनों पता होगा आसानी से मान निकाल देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल दे तो मान के चलो दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान के चलो 3 है, एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान के चलो 4 है,
बोला एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, मान के चलो दे दिया 60 डिग्री। और तब बोला कि देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तब फाइंड करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा। तब इसके लिए क्या करोगे, तो चूंकि हम लोग को क्या क्या गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, इसी को ऐसे लिख देते हैं जो कि 3 के बराबर है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, इसी को हम लोग बी लिख देते हैं, ये कितना के बराबर है, 4 के बराबर है। और दोनों के बीच एंगल दिया है 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री है। अब हमको बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताइए, तो क्या बोल दोगे, ए बी कॉस थीटा, ए का मान है 3, बी का मान है 4 कॉस 60 डिग्री, ये आ जाएगा 4 तिया 12, और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, इससे काट दोगे कितना बचेगा, 6। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो किस तरीके से निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला याद रखोगे ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है, और उस पर एक एग्जाम्पल दिए, इसको देख लेना कि किस तरीके से मान दिया रहे, तो हम लोग को सॉल्व करके आंसर लाना है। चलो इतना लिखो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर दो वेक्टर दिया रहे और एंगल पूछ लिया जाए कि दोनों वेक्टर के बीच का बताइए एंगल क्या होगा, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो दोनों तरीका होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी तरीका होता है निकालने का, डॉट में भी होता है, लेकिन ध्यान रखो कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें, ये ज़्यादा आसान होता है। तुम लोग भी इसी को प्रेफर करोगे, जब भी जो है अगर मान के चलो एंगल पूछता है तो कोशिश करोगे कि किसका कॉन्सेप्ट लगा दे, डॉट प्रोडक्ट का। जैसे अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल बताना हो तब क्या करेंगे। सेम तरीका है कि मान के चलो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो ये थीटा का मान हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो अभी पढ़े हो कि डॉट प्रोडक्ट जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है ए बी कॉस थीटा, अभी पढ़े। चूंकि हमको एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को रखेंगे और बाकी जो है उसको लेफ्ट साइड पर लेकर के आओगे, तो चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। एक तो डायरेक्ट ये याद रख सकते हो कि जब भी एंगल निकालना रहेगा तो पहले हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे भाई, तो ए डॉट बी निकाल लेंगे और फिर ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। यहीं से एंगल का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, थीटा बराबर लिखोगे तो कॉस दूसरे साइड पे जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, और तब बोल देंगे कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये तरीका है एंगल निकालने का, बात समझ रहे हो, ये क्या तरीका आ जाएगा एंगल निकालने का। अब जैसे मान के चलो कि बोला कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, इफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मान के चलो 3 है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान के चलो 4 है। अब बोल दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान के चलो 24 दिया हुआ है, कितना है 24। बोला देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोला दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, तो देखो अपने को जो है मैग्नीट्यूड सब पता है, ये ए का मान होता है, ये 3 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बी का मान होता है 4 दिया हुआ है, और चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये दिया हुआ है 24 के बराबर। हमको बोला जो है एंगल बताइए, तो पहले हम कॉस थीटा निकालेंगे,
कॉस थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितना दिया है 24, ए का मैग्नीट्यूड है 3 और बी का मैग्नीट्यूड है 4। कितना आ जाएगा यहाँ, कितना बनेगा 4 6 मरतबा 2, यानी कि कॉस थीटा का जो मान आ गया वो 2 के बराबर है। अब ध्यान दो कि जो है कॉस थीटा का कोई मान तो 2 होता नहीं है, कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से जब थीटा निकालोगे तो लिखना पड़ेगा तुमको कॉस इनवर्स 2। ये अपना फाइनल, यही एंगल कहलाएगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इतने अच्छे से बताने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, या अगर नहीं बना पाओगे, या फिर बात अगर समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है जो मैथ सब्जेक्ट है वो तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको छोड़ करके दूसरा कुछ देखो। इसलिए कि इतने अच्छे से समझाने के बाद भी अगर बात समझ नहीं आएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हो वो तुमको मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकती है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। जरूरी नहीं ना है कि हर एक चीज़ जो है वो सभी के लिए बना ही हो। कुछ कुछ चीज़ रहता है कि भाई ये चीज़ हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलो इतनी बात समझ रहे हो? तो एंगल निकालना सीख गए, ए डॉट बी निकालना सीख गए। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, या एक काम करो, एक टर्म है जिसका नाम है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई ए वेक्टर उठा लिए, मान के चलो कि एक वेक्टर उठा लिए ए, तो अगर उस ए वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ ही डॉट किया जाए तब उसका मान कितना के बराबर होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। जैसे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ करना, बी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ करना, सी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर के साथ करना। ये सब क्या कहलाता है? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट अभी पढ़ें कि ए डॉट बी रहता है तो हम लोग बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए डॉट ए है तो क्या बोलेंगे कि ए फिर इंटू में ए और बन जाएगा कॉस। ध्यान रखो ए वेक्टर जो है अपने साथ कितना एंगल बनाएगा? अगर कोई ए वेक्टर है और दूसरा भी कह रहे हैं कि ए वेक्टर है, तो दोनों बताओ एक ही लाइन पे आएगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ लिखाएगा कॉस 0 डिग्री। तो a इंटू ए स्क्वायर, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो आगे से सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के केस में ध्यान रखना है कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो मैग्नीट्यूड को दिखाने का एक ये तरीका है तो ऐसे लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोला कि ए डॉट ए का मान बताइए, तो या तो ये ऑप्शन देगा या ये ऑप्शन देगा, दोनों का ध्यान रखना है। जैसे बी अगर पूछेगा तो या तो ये ऑप्शन दे सकता है या लिख देगा बी वेक्टर इसका स्क्वायर, या तो सी डॉट सी के लिए या तो सी स्क्वायर दे सकता है या लिख देगा कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर जब भी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पूछे तो उसी के मैग्नीट्यूड पर स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको बता दिया है। चलो कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये बनता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम एंगल चेंज करते चले, है ना, जैसे मान ही लेते हैं, जैसे फर्स्ट केस अगर बात करें, पहले केस की फर्स्ट केस, तो अगर हम ये बात कहें कि इफ ए वेक्टर 0 के बराबर है और बी वेक्टर भी जो है किसके बराबर है? 0 के,
अगर हम ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर भी जीरो है और बी वेक्टर भी क्या है, जीरो है, तो बताओ अगर दोनों जीरो बन जाए तो ए डॉट बी कितना होगा, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी कितना के बराबर आएगा, जीरो के बराबर। ध्यान रखना है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर भी जीरो के बराबर है, बी वेक्टर भी जीरो के बराबर है, तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये भी कितना के बराबर आ जाएगा, जीरो के। ध्यान रखो, देखो ए डॉट बी जीरो होने के लिए तीन केस हो सकता है। एक हो सकता है कि ए जीरो हो जाए बी जीरो ना हो, तो दोनों में से कोई एक जीरो बन जाएगा, जीरो बना देगा। या ऐसा हो सकता है कि बी जीरो हो जाए ए जीरो ना हो, बात समझ रहे हो, तभी जीरो बना देगा, कोई एक जीरो बना जीरो बन जाएगा, या दोनों जीरो हो जाए। इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, और लगा दोगे। और का मतलब है कि ए जीरो रहेगा बी जीरो नहीं रहे, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो बना, ए डॉट बी को क्या बना देगा, ये जीरो बना देगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो? चलो दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। अगर हम ये कहें कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, मान के चलो 0 डिग्री है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो इस केस में ए डॉट बी का मान कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता है कि ये बनता है ए बी कॉस थीटा। तो चूंकि थीटा का मान 0 है तो हम रख देंगे ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 चूंकि 1 होता है तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ से मान निकाल लोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो तीसरा अगर हम लोग देखें, अब ये सब बात डायरेक्ट लिख रहे हैं कि मान के चलो थीटा बराबर बोल दिया 180 डिग्री है। अब यही में कि देखो 0 डिग्री आता है ना, तो हम लोग इसको लाइक वेक्टर बोल देते हैं कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। 180 डिग्री आता है तो इसको अनलाइक वेक्टर बोल देते हैं कि दोनों अनलाइक वेक्टर है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री के बराबर। तो इस केस में ए डॉट बी कितना आएगा, पता है कि ए बी और कॉस 180 डिग्री होगा, और ए बी कॉस 180 डिग्री ध्यान रखो -1 होता है, ये डायरेक्ट याद कर लोगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बन जाएगा माइनस ए बी। तीसरा केस है कि अगर दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यानी कि थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर थीटा 90 है तब ए डॉट बी कितना बनेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 90 डिग्री, कॉस 90 कितना के बराबर होता है, 0 के, यानी कि यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो कितना मिल जाएगा, 0 के बराबर। तो ये चारों का चारों पॉइंट जो है तुम लोग को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 है तो बताओ ए डॉट बी कितना होगा। अगर लाइक वेक्टर है मतलब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है तब जो है ए डॉट बी कितना होगा। अगर अनलाइक वेक्टर है यानी कि दोनों वेक्टर के बीच अगर 180 डिग्री का एंगल है तब ए डॉट बी कितना होगा। और अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है यानी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, तब जो है ए डॉट बी का मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलो नोट करो इसको जल्दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जानते हैं, एक होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर बताइए, या बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर बताना है, ए पर बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो हेडिंग लगाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग को किस पे बताना है, बी वेक्टर पे बताना है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला है बताने का, वो डायरेक्ट बता दें। दूसरा एक तरीका है कि जैसे मान लो
कि दो वेक्टर लिए, ये एक ए वेक्टर है, सॉरी ए का प्रोजेक्शन बी पे पूछ रहा है ना, उल्टा मान लेते हैं, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। इतनी बात समझ रहे हो? प्रोजेक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि ए का जो है कितना भाग जो है इसको क्या करेगा, ये शैडो बनाएगा ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ से अगर हम टॉर्च दिखाएं, है ना, तो ये पूरा ये नीचे क्या करेगा, शैडो बनाएगा। तो ये जो ए वेक्टर है इसका कितना जो है शैडो, यहाँ कितना शैडो बनेगा। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि पता है कि ए वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग थीटा मान ले तो ए वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट इस साइड पे जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये ए कॉस थीटा है, क्योंकि एंगल सटा हुआ है तो कॉस लगता है, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ए साइन थीटा। इसको क्या बोलना है, ए साइन थीटा। तो यही तुमसे पूछ रहा है कि देखो ए का जो प्रोजेक्शन है, मतलब ए का जो भाग आया है बी पर, वो कितना है, ए कॉस थीटा। तो यही पूछता है कि अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे बताना है, मतलब ए कॉस थीटा बताना है। बी का प्रोजेक्शन अगर ए पर बताना रहेगा तो इसका मतलब बी कॉस थीटा निकालना होता है। किस तरीके से निकालते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे। हमको चूंकि ये निकालना है तो इतना हमको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बनता है ए बी कॉस थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए को कॉस थीटा के साथ ले लिया, हमको यही तो निकालना है ना। तो अगर हम ए कॉस थीटा निकालेंगे, ए कॉस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टे में ये चूंकि निकाल रहे हो तुम ए कॉस थीटा, तो बी बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टे में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब तुम लोग को क्या करना है कि ये जो दुनिया भर बात जो इधर बता रहे हैं, तो इसको जो है एक बार सिर्फ बढ़िया से पढ़ लोगे। क्वेश्चन बनाने में यही काम आने वाला है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो ध्यान रखो कैसे लिखना है। अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे पूछे, ठीक है, तो ए डॉट बी दोनों में आएगा, चाहे वो बी का प्रोजेक्शन ए पर पूछे या ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछे, दोनों में आ जाएगा। ये कौन सा, ए डॉट बी। भाग किससे देना है, तो जिस पे प्रोजेक्शन होगा। ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछा है तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग देना है। अगर उल्टा होता, अगर ये लिखा होता कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर पूछ लेता तब हम लोग बोलते कि ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखो जिस पर प्रोजेक्शन पूछेगा उसी के मैग्नीट्यूड को क्या करना है, बट्टा में लिखना है। जैसे अगर हमसे ये पूछ लेता कि प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर, अगर सी का प्रोजेक्शन डी पर पूछता तो हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों का डॉट करना है, और चूंकि डी पर प्रोजेक्शन है तो भाग किससे देना है, डी के मैग्नीट्यूड से जो है वो क्या कर देना है, भाग कर देना है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखो जिसका भी प्रोजेक्शन पूछेगा तो ऊपर में दोनों का डॉट कर देना है, और भाग किससे देना है, तो जिस पर प्रोजेक्शन रहेगा उससे तुमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इतनी बात समझ रहे हो। पहले इसको लिखो, इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। इस पर एग्जाम्पल देते हैं, दो एग्जाम्पल देंगे इसलिए कि पूछने का तरीका जो है वो इसका दो रहता है। तो दोनों एग्जाम्पल दे देंगे ताकि बढ़िया से समझ आ जाए। अपनी पूरी कोशिश रहेगी, बाकी तुम देख लो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बोला कि इफ ए वेक्टर बराबर, जैसे मान के चलो दिया है कि ए का मैग्नीट्यूड है जो कि मान के चलो कितना के बराबर है, 2 के। बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड मान के चलो कितना के बराबर है, 4 के। बोला एंड
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना के बराबर है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 12 के बराबर है। ठीक है, बोला देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तब बताना है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है वो बी वेक्टर पर कितना होगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो चूंकि अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए दे दिया है 2 के बराबर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि बी दे दिया है कितना के बराबर है 4 के, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे दिया है कितना के बराबर है 12 के। अब अगर हमको ये लिखना हो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टे में चूंकि बी पे प्रोजेक्शन है तो बी का मैग्नीट्यूड। अब कितना आसान हो गया, ए डॉट बी 12 दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 4 दिया है, इससे ये काट दोगे कितना आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। क्या इतनी बात समझ रहे हो। एक दूसरा आता है जो कंपोनेंट फॉर्म में पूछेगा, कंपोनेंट फॉर्म में जो वो आई जे के लगा रहता है तो उस फॉर्म में पूछेगा। तो एक काम करते हैं उसको वहीं बताएंगे, जो आगे हम लोग कंपोनेंट फॉर्म पढ़ने वाले हैं ना, तो पहले कंपोनेंट फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद जो है वहाँ उसको बताते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म पे क्या लिखने का तरीका होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ रहे हो, नोट करो इसको जल्दी। तो पहले हम लोग कंपोनेंट फॉर्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उस पर जो भी क्वेश्चन है वो बताते हैं। चलो पहले कंपोनेंट फॉर्म देख लेते हैं। है ना, उम्मीद है कि 3 यूनिट वेक्टर होता है, x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i होता है, y के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j होता है और z के लॉन्ग यूनिट वेक्टर k होता है, जो पीछे बता भी चुके हैं, तो उम्मीद होगा इसके बारे में तुम लोग को जो है पता ही है। फिर भी एक बार समझ लो, है ना, ताकि सारा मान जो हम लोग लिख सके। जैसे हम लोग जब 3 एक्सिस मानते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, 3 एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो जो x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आई कैप, y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं जे कैप, और z के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग बोल देते हैं के कैप। पता है कि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 ही होता है, यानी कि i का मैग्नीट्यूड पूछे या j का मैग्नीट्यूड पूछे या k का मैग्नीट्यूड पूछे, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा 1 के। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ध्यान रखना है कितना के बराबर होता है 1 के। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव में जो है इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, जैसे बोल देगा कि आई डॉट आई निकालिए, आई डॉट आई निकालिए, तो फॉर्मूला वही लगाना है, ए डॉट बी वाला लगा करके और इसको निकाल करके देखो कि आई डॉट आई अगर निकालोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में बता दिए हैं कि एंगल कितना होता है 0 के बराबर, तो आई जो है आई के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री। अब बताओ आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 के बराबर, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 के बराबर, अब कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1 के बराबर। तो यहाँ से एक हम लोग को रिजल्ट मिला कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर जो है ये कितना के बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब इसी टाइप से जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर यानी कि जे कैप डॉट जे कैप अगर निकालोगे तो उसका मान भी कितना आएगा 1 के। के कैप डॉट के कैप निकालोगे तो उसका मान भी कितना आएगा 1 के। अब सबका निकाल के नहीं लिख रहे, डायरेक्ट जो है यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसका मतलब है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट
के, तीनों का मान जो है कितना होने वाला है 1। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखो, पूछा जा सकता है, इसमें से कोई एक दे देगा, बोल देगा के डॉट के का मान बताइए कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 1 के बराबर है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अभी जो लिए थे वो आई डॉट आई था, अगर आई डॉट जे ले ले तब कितना होगा। अगर हम आई का डॉट कर दें किसके साथ, जे के साथ, तो पता है कि फॉर्मूला लगाओगे तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस। अब देखो आई जो है वो जे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बन जाएगा कॉस 90। अब बताओ आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 90 कितना होता है 0। तो यहाँ से एक हम लोग को रिजल्ट मिल गया कि आई डॉट जे इसका मान कितना के बराबर आएगा 0। अब देखो आई डॉट जे निकालो या इसका उल्टा जे डॉट आई निकालो, दोनों का मान कितना होगा 0। उल्टा भी याद रखना, ध्यान रखो। तो यहाँ से हम लोग को एक रिजल्ट मिल गया कि अगर सेम हो तो मान तो 1 होता है, लेकिन अगर हम आई का जो है डॉट करेंगे जे के साथ या उल्टा कर दें जे का डॉट कर दें आई के साथ, तो इसका मान कितना के बराबर होगा 0 के। इसी तरीके से मान के चलो कि अगर हम जे का डॉट कर दें के साथ या उल्टा के का डॉट कर दें जे के साथ, इसका भी मान कितना के बराबर होगा 0 के। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मान के चलो कि हम अगर आई का डॉट कर दें के साथ या फिर के का डॉट कर दें आई के साथ, इसका मान भी कितना के बराबर आएगा 0 के। तो इस बात सबको ध्यान रखना है कि अगर आई का डॉट आई के साथ है यानी कि अगर सेम है तो मान 1 होगा, और अगर ऑर्थोगोनल ले रहे हो मतलब आई का जे के साथ कर रहे हो, जे का के साथ कर रहे हो, के का आई के साथ कर रहे हो, तो ये सब का मान जो है वो कितना के बराबर आने वाला है 0 के बराबर है। जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि अगर दो वेक्टर जो है कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, अगर दो वेक्टर किस फॉर्म में दिया हुआ है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अभी तक तो देखे हैं, तो दो वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड दिया रहता था और तब हम लोग ए डॉट बी निकाल रहे थे कि ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहे, है ना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो कंपोनेंट फॉर्म में है तो उसका ए डॉट बी किस तरीके से निकालना है। अब देखो दो वेक्टर हम लोग मानते हैं कंपोनेंट फॉर्म में कि लेट ए वेक्टर जिसको हम लोग बोल देते हैं कि A1 आई कैप है प्लस B1 जे कैप है प्लस C1 के कैप है, ये एक वेक्टर मान लिए। एंड एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ले लेते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये A2 आई कैप है प्लस B2 जे कैप है और प्लस में C2 के कैप है। इतनी बात समझ रहे हो। पहले वाले को बोल दिए कि ये A1 आई कैप है प्लस B1 जे कैप है प्लस C1 के कैप है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अब यही क्वेश्चन मिलेगा तो जहाँ A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, तो इस सब के जगह पर तुमको कांस्टेंट कोई नंबर दिया रहेगा, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, बट इस सब के जगह पर कितना रहने वाला है नंबर रहेगा। अब अगर इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें, अगर इसका हम लोग क्या करें डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो देखो क्या होगा। ए वेक्टर अपने को पता है A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, और इसका हम लोग को डॉट करना है बी के साथ, यानी कि A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप। इतनी बात समझ रहे हो। अब जब इसका डॉट करने जाओगे ध्यान से सुनना, इसलिए कि डायरेक्ट लिखेंगे बहुत लंबा कैलकुलेशन आता है, उतना कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्ट लिखेंगे।
ब्रैकेट का गुना पता होगा कि ब्रैकेट, जब दो ब्रैकेट का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो ब्रैकेट को गुना करते हो तो क्या करते हैं, पहला उठाते हैं और पूरा में गुना करते हैं पहले, ठीक है, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर पूरा में गुना करेंगे, फिर तीसरा उठाएंगे, फिर पूरे में गुना करना पड़ेगा। तो मान के चलो कि पहला उठाए और पहला उठा करके जब इसमें गुना करना शुरू करोगे तो देखो क्या बनेगा। इसको A1 को जब A2 से गुना करोगे तो A1 इंटू A1 A2 बन जाएगा और आई डॉट आई आ जाएगा, और आई डॉट आई पता है कितना होता है, 1 के बराबर, ठीक है। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये A1 A2 बनेगा और साथ में क्या आ जाएगा, आई डॉट आई प्लस। अब जब ये इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो देखोगे A1 B2 तो बनेगा, लेकिन आई डॉट जे आएगा, और अभी पढ़े हो कि आई डॉट जे 0 होता है, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। फिर जब अगला में मल्टीप्लाई करोगे आई को के साथ तो इसका मान भी देखे हो कि डॉट प्रोडक्ट में कितना आता है, 0 के बराबर प्लस। अगला ध्यान दो, अब इसको उठा करके मल्टीप्लाई करना है तो देखो जे पहले वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो जे का डॉट आई के साथ होगा, तो बताओ जे का डॉट आई के साथ कितना होगा, 0 के बराबर, मतलब गुना करने के बाद सब 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा B1 B2 जे कैप डॉट जे कैप, ये 0 नहीं बनेगा, ध्यान रखो, जे डॉट जे 1 पढ़े प्लस। और फिर जब इसको जे को के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसका मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। अब इसको उठाओ, के को आई के साथ डॉट करोगे 0 बनेगा, के को जे के साथ डॉट करोगे 0 बनेगा, और जब के को के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा C1 C2 के वेक्टर डॉट के वेक्टर। अब ध्यान से देखोगे तो सब 0 होकर के मात्र 3 टर्म बचा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मान होगा वो A1 A2 बनेगा, प्लस पता है कि आई डॉट आई 1 होने वाला है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रह जाएगा। B1 B2 बनेगा, C1 C2 बनेगा। ये अपना फाइनल फॉर्मूला है। क्या इतनी बात समझ रहे हो? अब देखो जब क्वेश्चन बनाने जाओगे ना तो आप इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में तुम लोग को एकदम सिंपल काम करना है कि देखो आंसर क्या आया है, पहला वाला आई वाले को आई वाले से गुना कर दिए, जे वाले को जे वाले से गुना कर दिए, और के वाले को के वाले से गुना कर दिया। यानी कि जब भी तुमसे कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या करोगे, आई वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे आई वाले के साथ, जे वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे जे वाले के साथ, के वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे के वाले के साथ, जो आएगा प्लस माइनस उसको जो है प्लस माइनस करोगे, फाइनल आंसर मिलेगा। ध्यान रखो माल्टीप्लाई करने के बाद आई को जे को और के को तीनों को क्या करना है, हटा देना है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको लिखो, इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है, जल्दी नोट करो। देखो इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम लोग मान ले कि ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस में 3k कैप, एंड बी वेक्टर बराबर दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्वेश्चन है कि ए का मान दे दिया कंपोनेंट फॉर्म में, बी का मान दे दिया कंपोनेंट फॉर्म में, और तब पूछा तुमसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा। अब उसके लिए क्या करोगे, है ना, ये सब क्वेश्चन सब 2 मार्क्स में भी आ जाना है, तो इसलिए लिखने का जो है तरीका ध्यान रखोगे। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट अपने को दिया है ए वेक्टर कितना है, तो 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3k कैप, एंड बी वेक्टर कितना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। हमको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये निकालना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है तो पहले ए लिख दो, 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3k कैप,
डॉट करो बी के साथ, यानी कि आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2k कैप। अब देखो इसको डॉट करके, जब भी डॉट करोगे ध्यान रखो आई वाले को गुना करना है किसके साथ, आई वाले के साथ। तो यहाँ आई के आगे है 2 और यहाँ आई के आगे कितना है 1, तो ये बन जाएगा 2 × 1 प्लस जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी जे के आगे 1 है और यहाँ भी जे के आगे 1 है, -1 है, तो 1 × में हो जाएगा -1 प्लस, ठीक है। आगे कितना बन जाएगा, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो के के आगे यहाँ दिया हुआ है -3 और इंटू में यहाँ के आगे कितना है 2। अब इसका जोड़ घटाव कर लो, 2 × 1 2, माइनस में 1 और ये माइनस यानी कि -6 आ जाएगा, 6 ही आएगा ना, 3 × 2 6 और ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये आ गया 2 और माइनस में 7 यानी कि -5। ये तरीका है डॉट प्रोडक्ट निकालने का, कि कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा तो किस तरीके से हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इतनी बात समझ रहे हो, जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। कभी कभी क्या करता है ना कि एक कॉन्सेप्ट तुमसे पूछ लेगा, 2 वेक्टर दे देगा, अब बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाइए कि दोनों का दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हो, 2 वेक्टर दे देगा कंपोनेंट फॉर्म में, अब बोलेगा कि प्रूफ करके जो है दिखाइए कि दोनों का दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कैसे चेक करना है उस पर बात कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है ना कि कभी कभी 2 वेक्टर देगा और उसमें कोई एक जो है, जैसे मान के चलो कि 2 वेक्टर दिया, किसी एक वेक्टर में लेमडा डाल दिया, और तब बोलेगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो लेमडा का वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट बताते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेंगे, दोनों में से किसी एक पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे देखो, अपने को ये पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी निकाले हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस में c1 c2, ये अपने को पता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस में c1 c2। ठीक है, अब मान के चलो कि अगर हम ये बोले कि इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देखो परपेंडिकुलर भी बोल सकता है, ऑर्थोगोनल भी बोल सकता है, ऑर्थोगोनल का भी मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल जो बनाता है उसी को ऑर्थोगोनल बोल देते हैं। तो अगर हम लोग मान ले कि ए वेक्टर जो है वो बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा का मान जो है वो कितना के बराबर है, 90 के, कोई दिक्कत। अब देखो अभी पढ़े थे, पीछे जो 4 पॉइंट बताए थे उसमें बता दिए थे कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी का मान 0 होता है, इसलिए कि ए डॉट बी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखोगे तो कॉस 90 कितना बन जाएगा, 0 के बराबर, तो इसको 0 बना देगा। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ से एक कंडीशन निकलता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। अब यही बात ध्यान रखना है प्रूफ करने के लिए कि अगर 2 वेक्टर देता है और पूछ लिया अगर कि बताइए कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो बोल देंगे कि इसका मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। क्या इतनी बात याद रहेगी? ए डॉट बी निकाल करके देखोगे और अभी जो पिछला क्वेश्चन देखो उसी तरीके से ए डॉट बी गुना मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो अगर 0 के बराबर आता है तो हम लोग बोल देंगे परपेंडिकुलर है, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर नहीं है। इसी पे लेमडा का वैल्यू जो है या x दे देगा और वैल्यू पूछ लेगा कि कितना होता है। कैसे पूछता है, एक काम करते हैं उस पर एक एग्जांपल देते हैं ताकि इसको किस तरीके से यूज करना है वो समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें कि इफ मान के चलो कि ए वेक्टर दे दिया तुमको 2i कैप प्लस जे कैप प्लस में लेमडा के कैप एंड
बी वेक्टर बराबर मान के चलो दे देता है 3i कैप प्लस में j कैप और माइनस में k कैप। बोला कि फाइंड, ठीक है, ये दे दिया कि a वेक्टर बराबर इतना एंड b वेक्टर बराबर इतना। आगे बोला कि एंड a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, b वेक्टर के। लिख दिया ये बात, ये क्वेश्चन में मेंशन है पहले से, यानी कि तुमको चेक नहीं करना, पहले से क्वेश्चन में दे दिया कि जो a वेक्टर है वो b वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है। देन फाइंड, तब बोला कि फाइंड कीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा, कि तब बोला कि लेम्डा का मान कितना होने वाला है। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो, चूंकि अपने को पता है, देखो इस तरीके से लिखोगे कि चूंकि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, सॉरी, जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के। इतना तो अपने को पहले से पता है कि ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी के। और अभी पढ़े हो कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर रहे बी वेक्टर के, तो इसका मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कि लिख सकते हैं a1 a2 प्लस में b1 b2 और प्लस में c1 c2, इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। अब सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करना है। पता है कि ये वाला मान जो है a1 होता है और ये वाला मान a2 होता है, तो 2 और इंटू में 3 कर दोगे, प्लस ये वाला जो वैल्यू होता है पता है कि ये b1 है और यहाँ जो मान आता है वो पता है कि b2 है, यानी कि दोनों 1 है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। प्लस में देखोगे c1 c2 है, तो यहाँ c1 की जगह पर देखोगे लेमडा है और यहाँ c2 के जगह पर देखोगे तो -1 है। ये कितना के बराबर होगा, 0 के। 3 इंटू 2 6 प्लस में 1 और माइनस में लेमडा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0 माइनस लेमडा, 6 और प्लस 1 7। इसको अगर राइट साइड पे लेके आ जाओ तो प्लस का माइनस, माइनस से माइनस करिए, लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। ये फाइनल आंसर है। इतनी बात समझ रहे हो। अगर पहले से परपेंडिकुलर ना दिया हो और पूछे कि प्रूफ कीजिए, तब देखोगे कि इसका मान निकाल करके 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और अगर पहले से बोल दे परपेंडिकुलर है और दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग रहे और वो तुमसे अगर पूछता है, जरूरी नहीं कि लेमडा रहे, एक्स रह सकता है, पी रह सकता है, कुछ भी डाल देगा, और अगर उसका मान पूछे तो इस तरीके से कंडीशन लगा करके वैल्यू निकालोगे, ठीक है। जल्दी नोट करो इसको। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में एंगल निकालने का क्या तरीका होगा। वैसे एंगल निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर लगाओगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। अगर यही चीज़ जो है तुमको कंपोनेंट फॉर्म में रहे तब क्या करना है, देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, दोनों में से किसी एक को लगा दोगे ना, फाइनल आंसर तुमको मिल जाएगा। बट कंपोनेंट फॉर्म वाला जो है, कंपोनेंट फॉर्म में कर दे तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी जो मेन फार्मूला बिठाओगे ना तो वहाँ से भी उतना आंसर आ ही जाएगा। किस तरीके से आएगा उसको देख लेते हैं। जैसे दो वेक्टर हम लोग मान लेते हैं जो पिछला माने हुए थे कि a1 i कैप b1 j कैप प्लस में c1 k कैप, एंड b वेक्टर हम लोग मान लेते हैं a2 i कैप b2 j कैप और प्लस में c2 k कैप। इतनी बात समझ रहे हो। अब अगर हम इसका a डॉट बी निकाले, अब देखो क्या फॉर्मूला क्या था, हम लोग ये पढ़े कि कॉस थीटा बराबर एंगल निकालने का कि ए वेक्टर होता है डॉट बी वेक्टर और बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड और इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। यही चीज़ देखो। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता दिए हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक तो लिखने का तरीका ये है, या सिंपल ए लिख दो। और पीछे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सीख चुके हैं कि आई को हटा करके a1 का स्क्वायर, जे को हटा करके b1 का स्क्वायर और प्लस में ये बन जाएगा c1 का स्क्वायर, इस पे लग जाएगा रूट,
ठीक है। अगर b का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो एक तो ये तरीका है लिखने का, या सिंपल b लिख दो, i हटा दोगे a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और प्लस में c2 का स्क्वायर, इस पे लग जाएगा रूट। ठीक है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कॉस थीटा है वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर और बट्टे में होता है a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। मान रख के देख लो, a का मान रखो, यहाँ से a का मान रख दोगे तो a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। इसका डॉट करना है b वाले के साथ, जो कि कितना दिया हुआ है, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। बट्टे में तुमको लिखना है इसका मैग्नीट्यूड। अब बताओ a का मैग्नीट्यूड अभी निकाले कितना आया है, a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड आ गया है a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और प्लस में c2 का स्क्वायर। क्या इतना ही बना है? अब क्या करोगे कि cos थीटा बराबर, पता है कि इन दोनों का जब डॉट करते हैं तो अभी डॉट जो है पीछे निकाले थे, ये आया था a1 a2, b1 b2, c1 c2 और बट्टे में रूट के अंदर a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, और दूसरा लिख देना है a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लेंगे, और जब थीटा लिखना रहेगा तो क्या करोगे, cos को दूसरे साइड लाओगे, इनवर्स लग जाएगा, है ना। एक तो कि डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख ही देते हैं कि थीटा अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स a1 a2, b1 b2, c1 c2 और बट्टे में कितना आ जाएगा, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर। अगला आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर और प्लस में c2 का स्क्वायर। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि डायरेक्ट cos थीटा का रखो फॉर्मूला, और जो मान आएगा बाद में उसके साथ इनवर्स लगा देना। बात समझ रहे हो ना। अगर डायरेक्ट वैल्यू पता रहे, जैसे मान के चलो सॉल्व किया और आ गया 1/2, तो cos 1/2 कितना होता है ये पता है, तो डायरेक्ट मान निकल जाएगा कि 60 डिग्री आएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं आता है तो उसके लिए तुमको इनवर्स लगाना पड़ेगा। देख रहे हो, अब पिछला वाला हम सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़े थे, तो इसके लिए क्या था, क्वेश्चन में a डॉट भी दिया रहेगा, a का मान दिया रहेगा, b का मान दिया रहेगा, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो कंपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से तुमको लिखना पड़ेगा। एक निकाल करके देख लेते हैं, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी, एक निकाल करके देखते हैं। चलो इस पर एक एग्जांपल देते हैं, देखो कि किस तरीके से एंगल वाला फॉर्मूला लगाना हमको। चलो जैसे मान लो बोला कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस में j कैप माइनस में k कैप। बोला देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तब अगर ये पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, कैसे निकालोगे, देखो ए वेक्टर अपने को दे दिया है 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप एंड बी वेक्टर अपने को दे दिया है 3i कैप माइनस में j कैप और माइनस में k कैप। पता है कि अगर कुछ नहीं दिया रहे तो मान कितना होता है, 1 के बराबर। अगर कुछ नहीं दिया रहे तो मान कितना होगा, 1 के बराबर। अब देखो कितना आ जाएगा ये। अगर यहाँ से हम a1 का वैल्यू लिखें, पता है कि इससे आता है a1 b1 और c1, तो अगर a1 का वैल्यू लिखे तो वो 2 के बराबर होगा, b1 जो है वो 1 के बराबर होगा और c1 भी कितना के बराबर होगा, 1 के। अगर हम लोग a2 लिखें तो ये 3 के बराबर होगा, b2 -1 के बराबर होगा और c2 भी कितना के बराबर होगा, -1 के बराबर। क्या इतना ही मान निकलेगा।
पहले वाले से ध्यान रखो हम लोग निकालते हैं A1 B1 C1 और दूसरे से हम लोग निकालते हैं A2 B2 और C2। अब डायरेक्ट बैठा दो कि अपने को पता है कि वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस में C1 C2 और बट्टे में आ जाता है रूट के अंदर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और प्लस में C2 का स्क्वायर। अब मान रखो तो इसमें A1 का मान कितना है, A1 का अगर मान देखोगे कितना के बराबर है 2 के, A2 का मान कितना है 3 के, प्लस B1 का मान 1 के बराबर, B2 का मान -1 प्लस C1 का मान 1 के बराबर और C2 का मान -1 बट्टा में A1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। ध्यान रखो इसमें बीच में प्लस ही होगा, ये नहीं कि माइनस के बदले यहाँ पे माइनस दे दिए। तो अब cos थीटा कितना निकल जाएगा, अगर हम लोग cos थीटा लिखें कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 6 -1 यहाँ रूट के अंदर बच जाएगा 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 5 और ये 6 6 √6, दूसरा वाला रूट कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9 10 और 11, तो ये बन जाएगा 6 में से जो है 2 माइनस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 4, और चूंकि दोनों रूट एक साथ है तो इसको लिख दो 66, इतना ही आएगा 66। तो चूंकि ये cos थीटा का मान आया, हमको एंगल थीटा पूछा है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे cos इनवर्स 4 बट्टा में √66, ये अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैसे निकालना है बात समझ रहे हो। अब ये जो इतना इस तरीके से कैलकुलेशन में आता है तो ये डेटा जो है अपने मन से लिया गया है उसकी वजह से आ रहा है, हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए या कैलकुलेशन आसान मिलेगा, बहुत ही आसान कैलकुलेशन रहता है इसका। तो ध्यान रखो कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में 2 वेक्टर देता है और तब पूछता है दोनों के बीच एंगल निकालना है तो उसके लिए हमको ये काम करना पड़ेगा। इतनी बात समझ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और लेंगे, वो एक क्वेश्चन आ जाएगा जो शुरू में बोले थे कि प्रोजेक्शन पे एक क्वेश्चन बताएंगे, जब कंपोनेंट वाला बता देंगे तो एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन पे ले लेते हैं। पहले इसको लिखो जल्दी। चलो एक क्वेश्चन जो है प्रोजेक्शन पे लेते हैं। देखो बोला कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i कैप -j कैप प्लस में 2k कैप, 2i कैप -j कैप प्लस में 2k कैप ऑन द वेक्टर कितना बनेगा ऑन द वेक्टर 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 3k कैप। ये क्वेश्चन है। बोला कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना, यानी कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बताना है, और किस पर बताना है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस में 3k। अब देखो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े तो फॉर्मूला में ए बी का यूज किए थे कि ए का प्रोजेक्शन बी पर बताना है तो फॉर्मूला लिखना है कि ए डॉट बी बट्टा में बी का मैग्नीट्यूड, बी का प्रोजेक्शन ए पर बताना है तो लिखना है ए डॉट बी और बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड। चूंकि यहाँ पर ए बी का चर्चा नहीं किया है तो हम लोग मान लेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि पहले वाले को मान लेते हैं ए वेक्टर जो कि कितना दिया 2i कैप -j कैप प्लस में 2k कैप, एंड दूसरे को मान लेते हैं बी वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में 3k कैप। इतनी बात समझ रहे हो।
अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है अब किस तरीके से पढ़ना है। बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ इतना, यानी कि इसका प्रोजेक्शन बताना है। अब बताओ इसको ए मान लिए तो इसका प्रोजेक्शन बताना है, या बोले हम कि ए का प्रोजेक्शन बताना है, दोनों बात सेम हो जाएगा। या तो इसका प्रोजेक्शन बोले, और चूंकि इसी को ए मान लिए है तो आप बोल सकते हैं कि ए का प्रोजेक्शन किस पर बताना है, इस पर, ये वाले पर। तो इसको बी मान लिए हैं तो इसका मतलब बी पर प्रोजेक्शन बताना है। तो आप बताओ कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि ए का प्रोजेक्शन बताना है किस पर, बी पर। तो डायरेक्ट लिखोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे में जिस पर प्रोजेक्शन रहता है उसका मैग्नीट्यूड। हम निकाल दो, ए डॉट बी कर दो। ए कितना दिया हुआ है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। इसका डॉट कर देना है किसके साथ, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस में 3k कैप। और बट्टे में b का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए पता है कि i को हटा देते हैं b वाले में, 2 का स्क्वायर, j को हटा दिए 6 का स्क्वायर, k को हटा दिए 3 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, डॉट करने के लिए पता है i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3, और इसका निकालोगे तो बन जाएगा 4 प्लस 36 प्लस में 9, कितना आ जाएगा ये। अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस यहाँ 4 माइनस में 6 प्लस में 6 बट्टे में 36 और 4 40 9, यानी कि 49 हो जाएगा। इससे ये कटा 4 और बट्टे में 49 में से कितना बाहर आएगा, 7। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक तो प्रोजेक्शन में वो तरीका था पूछने का, और दूसरा तरीका इस तरीके से प्रोजेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। उम्मीद है कि जितनी बात बता दी है, क्या क्या पढ़ लिए, एक बार उसको समराइज कर देते हैं। कि हम लोग पहले देखें कि ए डॉट बी क्या होता है, फिर ए डॉट बी जो है अगर दिया रहे, मतलब ए डॉट बी दिया रहे तो एंगल किस तरीके से निकालना है। फिर 4 पॉइंट बताएं कि जो है कब कब जो है कौन सा मान ए डॉट बी जो है कितना निकलेगा। फिर उसके बाद था कि 0 डिग्री पे ए डॉट बी कितना होगा, 180 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे कंपोनेंट वाले पहले तो हम लोग प्रोजेक्शन देखें कि प्रोजेक्शन कैसे निकालना है। फिर हम लोग कंपोनेंट पे आए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, ये सब देख लिए कितना के बराबर होता है। फिर उसके बाद कंपोनेंट फॉर्म में देखे कि ए डॉट बी कितना होता है, एंगल निकालने का क्या तरीका होता है, परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात जो एकदम अच्छे से समझ आई होगी। बढ़िया से एकदम इसको रिवाइज कर लेना है, अच्छे से इसका नोट्स बना लोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी की बुक है या आर.एस. अग्रवाल की बुक है, आर.डी. शर्मा की बुक है, कोई बुक उठाओगे और उससे जो है क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।